हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवंतिकुलम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस उनके बेस पे, क्योंकि ये काफ़ी प्रिय टॉपिक हैं जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एट दिस फोर्थ मोमेंट वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज कॉन्सेप्ट बाय द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन से करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ओके, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। द रेडियस ऑफ lengthnum plus 3 is 1.06 angstrom. Which one of the following given values will be closest to the radius of lutetium plus 3? ठीक है, तो एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है? ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये लेंथनम से क्या समझ में आया भाई कि ये एफ ब्लॉक की बात हो रही है। लेंथनम और लुटेशियम एफ ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो इनका हमको फोनिक्स इस तरीके से याद करना है, जैसे एल ए सी ने पर ने नहीं आता है, सी ने पर नदियाँ समाई प्रेम की यूरोप में, गदगद तब दिल हुआ और तुम यबीसा लहराई। तो ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, इसको अपना बना सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इट्स जस्ट डिस्कवर योर सेल्फ एंड मेक योर फोनिक्स, नो प्रॉब्लम। पर ये याद करना है तो कर सकते हैं, जिनको भी आपत्ति हो। तो देखिए, सी ने पर नदियाँ समाई प्रेम की यूरोप में, गदगद तब दिल हुआ और तुम यबीसा लहराई। तो देखिए ऐसा जाता है, ये राइट साइड में जा रहा है पीरियड के, है ना। इसका 57 होता है, 58 एटॉमिक नंबर, पीआर का 59, एनडी का 60 और ल्यूटेशियम का 71 होता है। ठीक है, तो अब राइट साइड में जा रहे हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस हैं। पहले हम अप्रोच 1 पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अप्रोच 1 है ये, अप्रोच 1। तो राइट साइड में जा रहे हैं तो साइज़ क्या होती है? छोटी होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो साइज छोटी हो जाती है ऑब्वियसली। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके उसको चेक कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, फिर साइज छोटी होनी चाहिए, है ना। अब लेंथनम प्लस 3 की साइज़ है 1.06, तो इससे छोटी ही होगी ल्यूटेशियम की। तो छोटी किस ऑप्शन में है? 40 है, इसमें तो ज़्यादा है भाई। 1.06 उतना ही है, इक्वल है। छोटी तो थर्ड ऑप्शन में है, तो ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ये हो सकता है ऑप्शन। और 1.6 ये भी ज़्यादा ही है 1.06 से। ठीक है, ये 1.06 है और ये 1.60 है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इतना फंडा क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था मेनली, हमको ये, अगर लेंथ नाइट्स याद होते तो ये क्वेश्चन आसानी से हम क्रैक कर सकते थे, है ना, और 4 नंबर में आ जाते बढ़िया से। हैप्पी या, और इसके लिए अप्रोच 2 देखते हैं और खुश हो जाओ आप। अप्रोच 2 क्या है भाई? अप्रोच 2 है कि देखो, ये एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई राज तो होगा, है। तो एक बात हमको पता है कि रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर से, है ना। तो क्या होता है, R इंटू जेड इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट होती है। कॉन्स्टेंट में C आता है, के लिख दिया मैं, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आर जे कॉन्स्टेंट, तो R1 J1 इज इक्वल्स टू R2 Z2। R1 कितना है? 1 पॉइंट, यहाँ लिखते हैं अपन 1.06 इंटू 57 इज इक्वल्स टू R2 इंटू 71। ये लूटेशियम का एटॉमिक नंबर है और ये लूटेशियम की रेडियस है। डिवाइड करते हैं, 57 डिवाइडेड बाय 71 कर सकते हैं। 1.06 को मैंने 1 ही मान लिया लगा। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, तो अपन को करेक्ट वैल्यू चाहिए। वैसे भी वास्ट डिफरेंस है ऑप्शंस में, तो लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, नो प्रॉब्लम।
1.06 को 1 मान लो, 57 डिवाइडेड बाई 71 नहीं होगा डिवाइड, पॉइंट लगाते हैं, 0.10 दे दिया है यहाँ पे, 7×8=56, इतना 0.8 करीब आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन का कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो चुका है ना। दो तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कभी कभी एक्सेप्शंस आ जाते हैं, एक्सेप्शंस आ जाते हैं, तो दो तरीके से अगर सेम आंसर आ रहा है तो कंफर्म है वही होगा आंसर, है ना। तो अपना कंफर्म हो चुका है, पहला क्वेश्चन क्रैक हो गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसमें लेंथनाइट्स को तो आपको याद करना ही है, लेंथनाइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ऑर्डर भी आ चुका है एक बार जेई मेंस में, साइज़ का ऑर्डर आ गया था, उसमें शायद एले, सीरियम, प्रासोवियम, ऐसे ये तीन चार एलिमेंट्स थे लेंथनाइट्स के, है ना। तो आगे बढ़ सकते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। आ गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पिछली बार भी आपको लेक्चर में बताया था, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? आइसो मीन्स सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज। तो सेम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज हैं, दी हुई है अपन को, क्लोरीन नेगेटिव, कैल्शियम +2, पोटेशियम +1 एंड सल्फर -2। ये सारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, एक बार चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, क्लोरीन का 17, पोटेशियम का कितना होता है? 19 या 21। देखो, हेलिना की रब से फरियाद, यहाँ से चेक कर सकते हैं पोटेशियम का। लिथियम में 8 ऐड करेंगे, 3 और 8 11 और 8 19, तो 19 होता है। सल्फर का कितना होता है भाई बताओ? 18 होता है? नहीं, 18 नहीं होता, 16 होता है इसका। उससे टीपो, देखो ऑक्सीजन का 8, इसमें 8 ऐड कर दिया तो 16 है। ये स्कैंडियम के राइट साइड वाले हैं तो 8 वाला रूल लगता है ना। ये मैजिक नंबर्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, तो उसमें देख कर सकते हैं हम। और आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है, पीरियोडिक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगी केमिस्ट्री, वरना आपको प्रॉब्लम आएंगी और अपना माथा फोड़ते रहेंगे। सो जस्ट फोकस, है ना, और रीस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम अदर इंटरेस्ट राइट नाउ। सारे जो अदर इंटरेस्ट हैं आपके, उनसे अभी दूर रहिए, क्योंकि अभी जो अर्जुन अपनी आँख पे फोकस करता था ना, चिड़िया की आँख पे फोकस करता था, तभी उसको उधर निशाना मार पाता था। तो अभी आपको करना क्या है? फोकस करना है सिर्फ जेई की प्रिपरेशन पे, तभी निशाना लगेगा और अच्छे कॉलेज में पहुंचेंगे। देखो डिस्ट्रैक्शंस तो आते हैं, ऑब्वियस है डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पर डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहेंगे? अगर आपको वाई पता है, वाई आई एम डूइंग दिस, वाई एम आई डूइंग दिस, वो पता है, तो बस आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी पढ़ाई से नहीं रोक सकता है, नहीं रोक पाएगा कोई डिस्ट्रैक्शन, अगर आपको वाई पता है। वाई, अच्छा कॉलेज में जाना है ना भाई, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेना, अच्छा पैकेज, पैसा कमाना है ज़िंदगी में, तो यार पढ़िए मस्त। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, तो इनका ये एटॉमिक नंबर लिख लिया है हमने। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख लीजिए तो वो अच्छा रहता है। अब क्या हुआ कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कम कर दिए, कैल्शियम के 18 कर दिए, है ना, क्लोरीन के भी 18 हो गए, 17 में एक ऐड कर दिया नेगेटिव साइन। क्या होता है भाई, कोई भी एटम है, ठीक है, उसमें अगर प्लस चार्ज ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, देखो नेट इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज ऐड कर रहे हैं, जैसे कैल्शियम में +2 ऐड किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जितना भी प्लस चार्ज होता है, जितना भी प्लस चार्ज हो जाता है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन, देखो नेट इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कोई भी नेट इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कोई भी चार्ज्ड एटम के, तो क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर माइनस प्लस चार्ज, जितना भी प्लस चार्ज है उतना लिख देंगे अपन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 है कैल्शियम का, प्लस चार्ज 2 है, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स आ गए 18। ये था कैटाइन के लिए। और एनाइन के लिए क्या होता है? ये सिमिलर होता है एटॉमिक नंबर, बस इधर प्लस आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो 17 है, 17 एटॉमिक नंबर है,
प्लस एक चार्ज दिया है नेगेटिव, तो 18। नेगेटिव में ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज में माइनस करना है, उल्टा करना है, ध्यान रखिए ये चीज़। तो ऐसे अपन को इलेक्ट्रॉन्स निकाला है। सबके इलेक्ट्रॉन्स 80 नहीं होंगे क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियसली सबका इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा, 18 है इसमें। अब इसको 20 खींच रहे हैं, 20 क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चार्ज से, प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस में बैठे हैं सेफली, गुफा के अंदर बैठे हुए हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो क्या किया जाए? इसको 20 खींच रहे हैं तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी छोटी होगी? कैल्शियम की। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा किसका हुआ? कैल्शियम का। सबसे कैल्शियम कहाँ? एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ में, तो ये सही हो जाएगा, है ना। कई बार ऑप्शंस भी गलत आ जाते हैं, पर एक बार और चेक कर लेते हैं कि कैल्शियम के बाद कौन आएगा, जिसको और 19 खींच रहे हैं, है ना। 19 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, 19 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो उसके बाद पोटेशियम आएगा, फिर 17 वाला आएगा और फिर 16 वाला आएगा, ठीक है। ये तो हमने डिटेल में देख लिया। इस क्वेश्चन को हम 5 सेकेंड में भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक क्या है? जो एनायनिक चार्ज वाले स्पीसीज होंगे उनकी साइज सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, उसके बाद न्यूट्रल और उसके बाद कैटायनिक। एनायनिक चार्ज वाली स्पीसीज की साइज सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, फिर न्यूट्रल और फिर कैटायनिक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनायनिक कौन है यहाँ पे? सल्फर है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात है यहाँ पे। दिस इज वैलिड फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एनायनिक चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा साइज होगी। सबसे ज़्यादा साइज सल्फर 2- की होगी, उसके बाद क्लोरीन माइनस की, उसके बाद पोटेशियम प्लस की और कैल्शियम +2 की। कोई दिक्कत? ये ट्रिक को अपनी शॉर्ट नोटबुक में लिख लेना, ये ट्रिक को शॉर्ट नोटबुक में लिख लेंगे, रिवाइज करते रहिए बार बार, जब भी समय मिलता है गो थ्रू करेंगे। जितनी ज़्यादा बार उतना अच्छा रहेगा। जो चीज़ बार बार देखते रहते हैं मेंटल वही होता है, मेंटली न्यूरॉन्स उसी को अट्रैक्ट करते हैं जो चीज़ बार बार देखते रहते हैं हम, है ना। तो कोशिश करिए इसको बार बार देखें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज 5.1 eV। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपन को हमेशा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आधा क्वेश्चन उधर ही सॉल्व हो जाता है ना। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो पक्का चांसेस होंगे, 90% चांसेस हैं कि आप उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो हमने पढ़ा नहीं, इस सिमिलर ही होता है आयोनाइजेशन एनर्जी से। देखो यूनिट भी इसकी एनर्जी ही है, एनर्जी से ही सिमिलर होता है। ये एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट है ईवी, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी दी है Na की 5.1। चलो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस विल बी। तो हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना किसी भी न्यूट्रल एटम से। तो ये दी है 5.1 eV। और अपन को क्या चाहिए है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन पुट करना। तो देखने पे तो लग रहा है कि ये देखो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन इधर रिएक्टेंट साइड में है और इधर प्रोडक्ट साइड में है। देखो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में है Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, और इधर रिएक्टेंट साइड में है। तो ये कन्वर्स हैं एक दूसरे के, मतलब अपोजिट रिएक्शंस हैं, ठीक है। अपोजिट रिएक्शंस में क्या होता है केमिस्ट्री में कि एनर्जी जस्ट माइनस साइन लगा देते हैं, उतना ही होगा। देखो इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इसको एक आदमी पुश कर रहा है, ठीक है। काफ़ी सुंदर इमेज बनी है ना। इसको इधर ले जाएगा ये, तो मान लो इसको एनर्जी लग रही है 20 जूल, यहाँ रख दिया इसमें। अब ये इधर से इसको पुश करेगा, ठीक है, इधर ले जाने के लिए। तो कितनी एनर्जी खर्च होगी? 20 जूल ही होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो -20 जूल बोल सकते हैं। -20 जूल बोलेंगे भाई, बिल्कुल। तो ऐसा ही है कि अपोजिट रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी माइनस कर देनी है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी -5.1। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट पता होता तो इसको मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगते आपको टिक लगाने में, नहीं लगते। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है। आप अगर कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, सारे शॉर्ट नोटबुक बना लेंगे, एनसीईआरटी से गो थ्रू करेंगे और मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। और ये जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं, आप सोचिए जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं और इतनी ईजी, तो ये रिपीट हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी प्रीसियस हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीट होते हैं हर साल, तो ध्यान से सिंसियरली इसको पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक लॉ ऑफ एलिमेंट द वेरिएशन इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर, जो पीरियडिसिटी होती है मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था, है ना। तो एटॉमिक नंबर इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा भाई। उस टाइम मैंने बताया था कि ये जेईई मेन में आ चुका है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लिए। जितना ज़्यादा बार बार चीज़ें करेंगे याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, ज़्यादा रिवाइज करना है चीज़ों को इनऑर्गेनिक में। एटॉमिक नंबर की ही होगी इस क्वेश्चन में, ज़्यादा समझाने का तो है नहीं कुछ, +4 हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन द फॉलोइंग। ये भी जेईई मेन में पूछा गया है क्वेश्चन। तो विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है सर, फर्स्ट तो पढ़ा था। फर्स्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। अब जितनी एनर्जी खर्च होती है यही होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और निकाल देते हैं, एक और निकाल देते हैं, तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी लगेगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ये होता है ना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताइएगा कि Na से Na+2 बना दिया और इलेक्ट्रॉन निकल गए 2, और एक है Na+ से Na++ बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है या ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है? गैस व्हाट, कौन सी होगी बताइए। ये तो पहला वाला जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी 1+2 है, सेकंड वाला जो है वो है, समझे। एक निकल चुका है, ऑलरेडी निकल चुका है, उसकी एनर्जी नहीं ऐड करना हमको। एक निकल चुका है, अब ये रिफरेंस में लेना है, Na+ को रिफरेंस में लेके अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब एनर्जी कितनी खर्च होगी एट दैट फोर्थ मोमेंट, कितनी एनर्जी खर्च होगी, वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी 2, है ना। तो सबसे पहले नंबर इनका कन्फिगरेशन लिख लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल देते हैं, है ना। कार्बन का कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, और एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल दिया है तो 2p1 है इसकी कन्फिगरेशन। आउटर सेल का बस लिखते हैं अभी, है ना। ये हो गया कार्बन का। कार्बन के बाद नाइट्रोजन का होगा 1s2 2s2, और ये कैटाइन की बात कर रहे हैं हम, +1 कैटाइन की, उनका कन्फिगरेशन 2p1 होगा। कार्बन के +1 कैटाइन की 2p1 कन्फिगरेशन होगी, इसमें कोई डाउट? नो सर। अब 2p3 इसमें हो जाएगा 2p2, कैटाइन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2p1 हो गया। अब इसमें जो एनर्जी खर्च होगी वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इधर पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है। तो ठीक है, आप इसका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का निकालते हैं कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p4, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2p3 हो गया कैटाइन का। उसके बाद फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, इसका हो गया 2p4। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा कठिन किस में से होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। इसका एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है भाई, ये याद रखना है आपको। ये कोई नहीं बताएगा कि ना एनसीईआरटी में लिखा है ना कहीं पे लिखा है, ये ऑर्डर याद कर लोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कैसा ऑर्डर होता है कि NS1 की जो, देखो राइट साइड में जाते हैं हम तो क्या होता है, नॉर्मली राइट साइड में जाते हैं, साइड छोटी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो NS1 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम होगी। उसके बाद NS2 आना चाहिए, नहीं, इधर NS2 नहीं आता, NP1 आता है।
फिर NH2 आता है, फिर NP2 आता है, फिर NP3 आना चाहिए, नहीं, NP4 आता है, फिर NP3 और देन NP5। ये कहीं कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। ये याद रख लो, आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई साहब, काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने बनाया है। तो देखते हैं इसको, NS1, NP1, NS2, NP2, NP4, NP3 और NP5। तो इधर से मैच करो अब। P1 वाला कौन है? कार्बन। NH2 वाला कोई नहीं है। NP2 वाला है नाइट्रोजन। फिर NP4 वाला है फ्लोरीन और NP3 वाला है ऑक्सीजन। तो ये ऑर्डर होगा CNFO। पर अपन को क्या चाहिए इधर? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो OFNC फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। पी ब्लॉक में भी आगे काम में आएगा, मेरे टीचर ने मुझे बताया था, है ना। तो ये काफ़ी हेल्पफुल था, और आयोनेशन एनर्जी का मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता था, हैं। तो पढ़िए मस्त, इसको याद रख लेना, शॉर्ट बुक में लिख लेना भाई साहब। ठीक है, बात मानते जाओ मेरी, अच्छी बात बताता हूँ मैं। हाँ, द ग्रुप ऑफ हैविंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल रहा हूँ ना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी जेईई मेन में आ चुका है, कई क्वेश्चंस आते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के, रिपीट होते रहते हैं। तो कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये चेक करना है। तो देखो, पहले मैंने बताया था कि एटमिक नंबर है, उसमें से चार्ज माइनस कर देंगे पॉजिटिव वाला, तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये कैटायन में होता है। और एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेम एटॉमिक नंबर में से ऐड कर देते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो O है, एनायन है, तो ऐड करेंगे, कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8। 8 + 2 10। फ्लोरीन भी नेगेटिव ही है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 9 + 1 10। सोडियम का 11 होता है, प्लस कैटायन है तो माइनस करेंगे 10। मैग्नीशियम का कितना है? 12, माइनस करना है, क्योंकि कैटायन है, कैटायन में माइनस करते हैं चार्ज जितना भी है, तो 10। सारे 10 हैं, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार, पहले ही ऑप्शन सही हो गया, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। हाँ, वेरी नाइस थिंग। हाँ, +4 हो जाएंगे। देखो, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, विच ऑफ द ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर। एम्फोटेरिक क्या होता है? देखो, 3 टाइप की ऑक्साइड्स होती हैं, एक होती है एसिडिक, एक होती है बेसिक, और थर्ड वन इज एम्फोटेरिक। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एसिडिक होती है मेटल से बनी ऑक्साइड, नहीं, मेटल से नहीं, नॉन मेटल से बनी होती है। और बेसिक होती हैं, वो मेटल से बनी होती हैं, और ये सेमी मेटल से। चलो, सेमी मेटल्स एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं सेमी मेटल्स। ये जो एक वॉल दिख रही है ना, बोरॉन से लेके सिलिकॉन, ये देखो, आर्सेनिक, गैलेरियम और पोलियम, ये हैं, ये सारे सेमी मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये सेमी मेटल्स होते हैं, ध्यान रहेगा इतना या। तो ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले समझो, कैल्शियम। कैल्शियम तो भाई मेटल है, सब पता है, एस ब्लॉक में होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना। कैल्शियम ये मेटल होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे मेटल्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल में आता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल में आता है, हाइड्रोजन बस नहीं है, बाकी जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे मेटल्स है। कैल्शियम मेटल है, कार्बन ये तो नॉन मेटल है, फेमस नॉन मेटल है कार्बन, और सिलिकॉन भी, दिस इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। तो बचा 10, तो ये आंसर है। इतना समझ गए?
है ना, मेटल नहीं है, नॉन मेटल की ऑक्साइड नहीं है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगी। और बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती हैं जो सबके साथ मिलना घुलना पसंद करती हैं, दीज आर एक्सट्रोवर्ट टाइप, ये होती हैं एक्सट्रोवर्ट। मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड से भी रिएक्ट कर जाती हैं और बेसिक से भी रिएक्ट करती हैं, पर जो एसिडिक ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देती हैं, क्योंकि भाई अपन अपोजिट को अट्रैक्ट करते हैं, एक चीज़ तो हमको पता ही है, ये दी अट्रैक्ट अपोजिट हैं। तो एसिडिक एसिडिक से रिएक्शन नहीं देगी और बेसिक बेसिक से रिएक्शन नहीं देगी, है ना। तो एम्फोटेरिक में दोनों नेचर पाए जाते हैं, एसिडिक और बेसिक। तो ये बेसिक से भी रिएक्शन दे देती है, एसिडिक से भी रिएक्शन दे देती है। तो ये टिन की ऑक्साइड होगी SnO2, दैट विल बी एक्सट्रोवर्ट नेचर, मतलब सबसे रिएक्शन देगी। एसिड ऑक्साइड भी ला दो तो उनसे भी रिएक्ट कर जाएगी, उनके साथ भी घूम लेगी। बेसिक के साथ लोगे तो उसके साथ भी मस्त बातचीत करेगा, है ना, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने पिछले लेक्चर में देखा था, साइज जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो साइज का लिख लेते हैं, ये दिख रहा है हमको, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स दिख रहे हैं रूबियम तक, है, ली, ना, की, रब से। ये फोनिक्स याद कर लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल याद करवा रहे हो यार, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इट्स मतलब मज़ा आ जाएगा इसको याद कर लिया था। तो ली, ना, की, रब से फरियाद। सबसे छोटी साइज होगी सोडियम की, होगी कि नहीं, ऊपर नीचे जाने पे बढ़ती है तो ऊपर जाने पे घटेगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रूबियम की, और सबसे कम सोडियम की। अब एक इनका तो हो गया, स्कैंडियम बोल रहा है हमको तो ले ही नहीं रहा हो भाई, ऐसे कैसे चलेगा काम, अपने अपने में कंपेयर कर लिया। तो स्कैंडियम कहाँ आता है, ये स्कैंडियम आता है पोटेशियम, कैल्शियम और फिर स्कैंडियम। 19, 20, 21 होता है ना, हिंज पॉइंट देखा था। तो ऐसे इसके इस तरफ रूल अलग होते हैं, राइट में रूल अलग होते हैं। तो देख लेते हैं अब क्या हुआ। इधर साइज छोटी है, इधर भी साइज छोटी होती है, राइट साइड में, राइट साइड में साइज छोटी होती है यार। हाँ, जेड इफेक्टिव बढ़ता है ब्रो। हाँ, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, तो साइज छोटी हो जाती है। हाँ, स्कैंडियम की साइज छोटी है, स्कैंडियम की साइज छोटी हो गई। तो सोडियम का भी आ सकता है आंसर, है ना। अपन को सोडियम और स्कैंडियम की साइज़ कंपेयर करना है, तो इनका कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, कन्फिग्रेशन लिखो। सोडियम का 11 होता है और उसका 21। सोडियम का कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2। देखो सोडियम की भी साइज़ छोटी है पोटेशियम से, और स्कैंडियम की भी छोटी है, तो कौन ज़्यादा छोटा है। अब ये इम्पोर्टेंट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी बताने के लिए, जो ज़्यादा छोटा होगा उसकी ज़्यादा होगी। पता है इतना तो, बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं हाँ सभी लोग। हाँ, 2s2 2p6 और 3s1, ये हो गया सोडियम का। अब लिख लेते हैं स्कैंडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 10 और 8 18। 10 और 8 18। इसके बाद 4s2 और 3d1। इसको एस वाले शील्डिंग दे रहे हैं, पास में कौन है, एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको पी वाले शील्डिंग दे रहे हैं, तो एस का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, एस का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एस का तो होगा, पर ये 4 है ना यार। मैं जो बोल रहा हूँ वो मानते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। देखो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग इफेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो 3p वाले ही कंट्रीब्यूट करेंगे, 3p वाले ही कंट्रीब्यूट करेंगे। 4s 4d कुछ भी मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, ये शील्डिंग इफेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो 3p वाले ही शील्डिंग इफेक्ट देंगे, 3p वाले शील्डिंग इफेक्ट दे रहे हैं, इधर 2p वाले शील्डिंग इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है,
इधर 2p वाले दे रहे हैं, उधर 3p वाले दे रहे हैं, इधर 3p वाले सील्डिंग दे रहे हैं, उधर 2p वाले सील्डिंग दे रहे हैं। इतना क्लियर है या इतना तो भाई क्लियर है अपन को, है ना। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा स्कैंडियम में, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा क्योंकि 3p वाले कम सील्डिंग देते हैं एन कंपेयर टू 2p। 3p वाले कम देते हैं, 2p वाले ज़्यादा देते हैं। देखो ये ऑर्डर याद रखना, एस सबसे ज़्यादा, फिर p, फिर d, फिर f, ये सील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। और फिर 2p सबसे ज़्यादा देगा, 3p ज़्यादा देगा, 1s ज़्यादा देगा 2s से, है ना, देन 4p, 5p। समझ गए इतनी बात? बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट। तो 3p कम सील्डिंग दे रहा है, कम सील्डिंग दे रहा है तो z माइनस ये कम है तो z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। स्लेटर रूल के हिसाब से z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई तो स्कैंडियम की साइज छोटी हो जाती है ना। स्कैंडियम की साइज छोटी है सोडियम से, तो आंसर आ जाएगा स्कैंडियम, है ना। अब देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में सोचने के लिए, क्योंकि सोडियम को स्कैंडियम से कंपेयर करना है, कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट स्कैंडियम में 3p वाले दे रहे हैं और सोडियम में 2p वाले दे रहे हैं। 3p वाले कम शील्डिंग देते हैं, कम शील्डिंग देंगे तो रिपल्सन ज़्यादा नहीं है तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो साइज छोटी होगी, है ना। स्कैंडियम इसका करेक्ट आंसर है। और ये तो एक बार एडवांस में भी पूछ चुके हैं, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। अब आगे बढ़ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। द आयनिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन -3 एनाइन, ऑक्सीजन -2 एनाइन एंड फ्लोरीन -एनाइन। तो हमने पहले ही इसकी ट्रिक निकाल ली, ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनायनिक चार्ज ज़्यादा होगा उसकी साइज़ बड़ी होगी। सबसे ज़्यादा साइज़ बड़ी किसकी होगी? नाइट्रोजन -3 की, फिर ऑक्सीजन की और फिर F- की रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। मतलब इनकी जो साइज हैं वो ऐसे रिस्पेक्टिवली लिखी होंगी। मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे इस ऑर्डर में वैल्यूज़ होनी चाहिए। देखो अब वैल्यूज़ याद तो करने बोलता नहीं है, ठीक है। जेई के क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड नहीं आते हैं, जस्ट उनमें कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन में भी देखेंगे कि एक ही ऑप्शन होगा जिसमें ऐसा ऑर्डर चल रहा होगा, मतलब ज़्यादा वैल्यू फिर कम, है ना। वैल्यूज़ याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद होगा तो क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। ये वैल्यूज़ का दिख तो रहा है क्वेश्चन, पर इट्स नॉट अबाउट अ वैल्यूज़ क्वेश्चन, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, है ना। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ब्रो, हाँ। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू पहले पे होना चाहिए, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन में। देखो 4th ऑप्शन में ज़्यादा है, फिर कम हुई और फिर बढ़ गई, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3rd ऑप्शन में ही है, तो ये आंसर आएगा। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए यार, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम 2 बार और कर चुके हैं, है ना। तो पढ़ लो यार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को काफ़ी तगड़े तरीके से पढ़ लो, क्वेश्चन पक्का आ सकता है उससे, है ना। और ये जो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12, H13। ये ऊपर बताता है एटॉमिक मास, ऊपर वाला नोटेशन, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का रोल नंबर तो एक ही होगा यार, रोल नंबर थोड़ी एक बच्चे के 3 रोल नंबर तो होते नहीं है। एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट का एक ही होता है ना। तो हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर है तीनों में, पर मास चेंज हो जाता है। ठीक है, अलग अलग सेम नाम के लोगों के मास कभी कभी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। राम नाम के एक मोटा हो एक पतला हो तो हो सकता है। तो जो पहला है ये है प्रोटियम, ये ड्यूट्रियम और ये ट्राइट्रियम। तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि कितने आइसोटोप्स होते हैं, ऑप्शन में था 3, 4, 2, 1। तो 3 को लगा सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और एक और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे पिछले साल ही, और जेई मेन 20 में आया था ये, है ना। हाँ, तो दूसरा था कि कितने आइसोटोप्स होते हैं और कितने रेडियो एक्टिव होते हैं, ये दोनों चीज़ें रिस्पेक्टिवली बताई है।
तो कितने होते हैं? 3। इनमें से एक रेडियो एक्टिव होता है भाई। कौन होता है? ट्राइटियम। बड़ा मास वाला क्या होता है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होता है ट्राइटियम, तो आंसर हो जाता है 3,1। 3 आइसोटोप्स होते हैं और एक रेडियो एक्टिव होता है। आइसोटोप्स का बेसिकली यही मतलब होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। रोल नंबर सेम है, वजन अलग अलग है, कोई मोटा है कोई पतला है ना, जो भी है ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो इतना हो गया आइसोटोप्स के बारे में, है ना। तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कैसे 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को कैसे हम नंबर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।